प्रोटेगोनिस्ट अपनी सोर्ड से जमीन पर वार करता है और कहता है कि अकेलापन सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी होता है, जिस पर अचानक एक सेंटिपीड जैसा क्रीचर उससे पूछता है कि वो लड़का यहाँ क्यों आया है। फिर वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही पूछता है कि उसने अपने ही साथियों को धोखा क्यों दिया। यह सुनकर लड़का बिल्कुल शांत रहता है और धीरे से मुड़ते हुए अपनी सोर्ड से उसके वार को रोकता है, जिस पर मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और तभी वो लड़का जवाब देता है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। यह सुनकर सेंटिपीड गुस्से में आकर उसे हेल जाने को कहता है और फिर से अटैक करने के लिए झपटता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट आराम से बचते हुए सोचता है कि बड़ी पावर के साथ गहरा अकेलापन आता है और फिर भी भले ही वो अच्छा हो, उसे विकेट गॉड कहा गया है। इसके बाद आसमान की तरफ देखते हुए लड़का मॉन्स्टर को देखता है और अटैक करने से पहले कहता है कि काश अगली जिंदगी में वो दोनों आजादी से जी पाते। यह कहते ही वो लड़का ऊपर से जमीन की तरफ गिरता है और सेंटिपीड को बीच से चीर देता है, जिस पर मॉन्स्टर टूटता है और धीरे धीरे स्टोन में बदल जाता है जो प्रोटैगनिस्ट के हाथ में आ जाता है। मैजिक रीइंकार्नेशन स्टोन को देखकर वो खुश होता है और कहता है कि आखिरकार उसने इसे हासिल कर लिया है। फिर वो बोलता है कि अब वो फ्री हो सकता है। इसके बाद जैसे ही वो आइटम यूज करता है, स्टोन एक्टिव हो जाता है और लड़का बताता है कि इसी तरह वो फ्यूचर में एक दूसरी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था। फिर लड़का समझाता है कि 3 बार रीइंकार्नेट होने के बाद उसने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल सोर्ड्समैन होना छोड़ दिया और एक रैंक एफ एडवेंचरर बन गया। कुछ समय बाद एक दूसरी वर्ल्ड में वो लड़का ग्रास पर लेटा होता है और साइड में देखते ही अपने 2 खूबसूरत दोस्तों को एक क्यूट स्लाइम के साथ देखता है। यह देखकर वो मुस्कुराता है और उठकर उनकी तरफ चलता है और अपने मन में कहता है कि यही एक फ्री लाइफ की कहानी है। रीइंकार्नेशन स्टोन यूज करने के बाद प्रोटैगनिस्ट एक और जगह पर जागता है। खुद को एक केव में पाकर वो सोचता है कि वो कहाँ है और यहाँ तक कि वो खुद कौन है। तभी अचानक एक स्टेटस विंडो सामने आती है जो उसे आवा यूरी कहकर बुलाती है। यह देखकर उसे एहसास होता है कि यही उसका नाम है। यूरी के पीछे कुछ रैंकी गॉब्लिन्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, जिस पर वो सोचता है कि ये अजीब क्रीचर्स आखिर हैं क्या। इसके बाद आवा के पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि वो लड़का उस जगह पर क्या कर रहा है। एक बड़ा ग्रीन क्रीचर सामने आता है और ह्यूमन से वही सवाल पूछता है और तब दिखाया जाता है कि वो एक रैंक बी गॉब्लिन लॉर्ड था, जिस पर प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे खुद भी नहीं पता। यह सुनकर गॉब्लिन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि बेवकूफ ह्यूमन उसे धोखा नहीं दे सकता। वो दावा करता है कि उसे पूरा यकीन था कि यूरी एडवेंचरर गिल्ड का सर्वेंट है, लेकिन उससे मिलते ही डर गया होगा और अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो उसे भागने नहीं देगा। इसके बाद गॉब्लिन अपने पूरे आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। तभी भी कुछ नहीं समझ पाता और सोचता है कि सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंच गई जब तक कि वो साइड में एक ट्विग नहीं देख लेता। ये देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो बेस्ट मैजिकल सोर्ड्समैन था और फिर एक पल में वो उस ट्विग को पकड़ लेता है। यूरी सोचता है कि उसका बॉडी इंस्टिंक्ट पर मूव कर गया और फिर वो एक गॉब्लिन पर वार करता है, जिस पर बाकी क्रीचर्स देखते हैं कि उनका साथी आसानी से उछलकर दूर जा गिरा और वो घबरा जाते हैं। लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड ये देखकर अपने मिनियंस को डरने से मना करता है। इसके बाद सभी क्रीचर्स फिर से अजावा पर अटैक करने दौड़ते हैं, जिस पर हुरी उस ट्विग से सामने के सभी गॉब्लिन्स को मारता चला जाता है और सोचता है कि उसकी पास्ट मेमोरीज ने एक लकड़ी के टुकड़े पर रिएक्ट किया है। गॉब्लिन लॉर्ड अपने आर्मी को एक लड़के से हारते देखकर डर जाता है और उसी समय अजावा को कई सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती हैं कि उसने नई स्किल्स हासिल की हैं। अजावा खुद से कहता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वो सोर्ड का सेंट था और जैसे ही उसे कोई वेपन मिलता है उसका बॉडी अपने आप मूव करने लगता है। इसी सोच में डूबे होने के दौरान गॉब्लिन लॉर्ड फायर पावर चार्ज करता है और उस पर फायर करता है। गॉब्लिन सोचता है कि चाहे अजावा स्ट्रांग हो, लेकिन उस मैजिक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे देखकर वो देखता है कि लड़का वैसे ही खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूरी ने जैसे उस मैजिक को अब्सॉर्ब कर लिया होता है और डरा हुआ गॉब्लिन पूछता है कि वो ह्यूमन उसके मैजिकल अटैक के बाद भी जिंदा कैसे है। लेकिन यूरी बस उस मैजिक का नाम बोलता है और उसे वापस एनिमी की तरफ फेंक देता है, जिस पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और गॉब्लिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद लड़का कहता है कि अब सोचने पर उसे एक और पास्ट लाइफ याद आ रही है। वो बताता है कि सोर्ड सेंट बनने से पहले वो एक डीमन एम्परर था। इसी दौरान यूरी अपने स्टेटस विंडो को एनालाइज करता है, जिसमें उसकी पास्ट लाइव्स की सारी पावर्स दिखाई दे रही होती हैं। वो समझाता है कि उसने उस वर्ल्ड में 3 बार रीइंकार्नेट किया है और अपनी पहली लाइफ में वो एक कंपनी का स्लेव था। पहली रीइंकार्नेशन में वो डीमन एम्परर बना और दूसरी में सोर्ड सेंट। लेकिन अब तीसरी रीइंकार्नेशन में उसकी सारी पास्ट लाइव्स की मेमोरीज उसके अंदर मौजूद है। कुछ मेमोरीज उसके दिमाग में घूमती हैं जहां विलेजर्स मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं, लेकिन वही विलेजर्स
सोल्जर्स जब उसे लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा देखते हैं तो उसकी पावर से डरकर उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। फिर प्रेजेंट में वापस आते हुए लड़का केव से बाहर निकलने के लिए चढ़ रहा होता है। बाहर पहुंचते ही वो वर्ल्ड को देखकर इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ से इतना छुटकारा पाना चाहता था कि उसने दोबारा रीइंकारनेट कर लिया। यूरी कहता है कि वो एक ऐसी लाइफ से थक चुका था जहां उसे यूज करके फेंक दिया जाता था और इसी वजह से इस तीसरी रीइंकारनेशन में वो सिर्फ अपने लिए जिएगा। केव के बाहर अजोआ अपने बॉडी के पास मौजूद आइटम्स चेक करता है जिनमें एक सोर्ड, कुछ पैसे और खाना होता है। ये देखकर वो कहता है कि कुछ न होने से तो बेहतर है। रस्टी सोर्ड को देखते हुए वो सोचता है कि क्या ये अब भी काम की है, क्योंकि ये तो स्टिक से ज्यादा अलग नहीं लगती। तभी अचानक उसे एनालिसिस नाम की एक नई स्किल मिलती है और जैसे ही वो उसे यूज करता है उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो सोर्ड के एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्शन देख पाता है। वेपन बहुत ज्यादा वॉर्न आउट होने की वजह से वो बाकी आइटम्स भी एनालाइज करता है और समझता है कि ये स्किल किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दिखा सकती है। लेकिन यूरी कहता है कि वो इस जगह की इंफॉर्मेशन नहीं देख पा रहा और काश कोई पास में होता। अचानक फॉरेस्ट से एक आवाज आती है और लड़का अपनी सोर्ड पकड़ लेता है ये सोचकर कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं। लेकिन तभी एक क्यूट स्लाइम सामने आता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। हाजोआ नोटिस करता है कि स्लाइम एग्रेसिव नहीं लग रहा, इसलिए वो अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करेगा। तभी वो छोटा क्रीचर खाने वाले बैग के पास आता है और एमसी सोचता है कि शायद उसे भूख लगी है। लड़का उसे थोड़ा सा जर्की देता है जिसे स्लाइम खुशी से खा लेता है, जिसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसे मॉन्स्टर टेमिंग से जुड़ी स्किल्स मिली हैं। उसी समय स्लाइम पास आता है और अजावा उसे प्यार से सहलाते हुए समझता है कि अब वो मॉन्स्टर्स से बात कर सकता है। यूरी ये भी देखता है कि एक्शंस के हिसाब से मिलने वाली स्किल्स बदल सकती हैं। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। साइड में देखने पर यूरी एक हाफ ह्यूमन हाफ वुल्फ को भागते हुए मदद मांगते देखता है। यूरी कहता है कि परफेक्ट मोमेंट पर स्मान सामने आ गया है और फिर वो दौड़ने लगता है। आला उस स्ट्रेंजर के साथ दौड़ता है और पूछता है कि क्या उसके पास एक पल है। लड़का पोंचो से सवाल करने की कोशिश करता है लेकिन कंफ्यूज्ड पोंचो कहता है कि अभी इसका सही टाइम नहीं है। अजवा उलझन में पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। यह सुनकर वुल्फ उसे पीछे देखने को कहता है और वहां एक जायंट चिकन हेड मॉन्स्टर उनका पीछा करता दिखता है। कॉकैट्रिक उनके ऊपर उड़ता रहता है ताकि उन्हें पकड़ सके। हिजावा पूछता है कि अगर वो मॉन्स्टर को हरा दे तो क्या वुल्फ उसके सवालों का जवाब देगा, जिस पर घबराया हुआ वुल्फ हाँ कह देता है। तभी प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ मुड़ता है, ये समझते हुए कि साधारण सोर्ड से काम नहीं चलेगा। वो उसे मैजिक से एन्चांट करता है। फिर वो एक नीली लाइट बीम मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जिससे पूरा फॉरेस्ट कांप उठता है। धूल बैठने के बाद दिखता है कि मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट चुका है और आधा फॉरेस्ट तबाह हो गया है। यह देखकर वुल्फ पूरी तरह डर जाता है। यूरी को फिर से नई स्किल्स मिलती हैं और उसकी सोर्ड टूट जाती है। इसे देखकर वो कहता है कि उसने वेपन को मजबूत तो किया था लेकिन वो मैजिक से नहीं पाई। पूरी तरह डरा हुआ वुल्फ आजावा को मॉन्स्टर कहता है और वहां से भाग जाता है। आजावा जल्दी से उसके पास पहुंचता है और कहता है कि यह वो बात नहीं थी जिस पर दोनों की सहमति हुई थी, जिस पर घबराया हुआ पांचचो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। दूसरी तरफ वही पिछला स्लाइम वहां पहुंचता है और आधे में कटे हुए जायंट मॉन्स्टर को देखता है और वहां एक ऑरेंज क्रिस्टल नोटिस करता है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है और अजावा पांचचो को समझाता है कि उसने अपनी मेमोरीज खो दी हैं और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जिस पर पोंचो कहता है कि उसे लगभग पूरा यकीन था कि यह लड़का ह्यूमन रूप में डीमन है, लेकिन अजावा जवाब देता है कि वो सिर्फ हॉस्टाइल ओपोनेंट से ही लड़ता है। यह समझकर कि सामने खड़ा लड़का सच में कुछ नहीं जानता, वुल्फ उसे बताने का फैसला करता है कि यह फॉरेस्ट एरिया काकात्रासेस के कंट्रोल में है। पोंचो आगे समझाता है कि उसका ग्रुप रेयर आइटम्स की तलाश में था और जब वो उन मॉन्स्टर्स में से एक की लेयर में घुसे तो उसे पेट की तरह इस्तेमाल करके मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह कहते हुए वो आह भरता है और बोलता है कि उसे सच में अपने साथियों पर भरोसा था। यह सुनकर यूरी सोच में पड़ जाता है। वुल्फ फिर टॉपिक से हटकर बोलने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि एक कॉकेट्रिक को एक ही वार में हराने वाला आजावा जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर होगा, जिस पर वो सलाह देता है कि उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड जाना चाहिए, क्योंकि अगर आजावा अपना नाम बताए तो शायद उन्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए। यूरी अभी भी कंफ्यूज दिखता है तो पोंचो समझाता है कि एडवेंचरर एक प्रोफेशन होता है जहां गिल्ड के लिए मिशंस किए जाते हैं और बदले में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये मिशंस मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट करने, वैल्यूएबल आइटम्स इकट्ठा करने या खोए हुए एनिमल्स को ढूंढने जैसे होते हैं और रैंक के हिसाब से मिशंस
भी अलग अलग होते हैं। वो आगे बताता है कि यह जगह लगभग 20 किलोमीटर दूर रेडियल नाम की ट्रेडिंग सिटी में है। यह सुनकर यूरी को एहसास होता है कि यह प्रोफेशन उसकी किसी पास्ट लाइफ में भी मौजूद था। यूरी डिसाइड करता है कि एडवेंचर बनना उसके लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि वो किसी चीज से बंधा नहीं रहेगा और अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाएगा। इसके बाद पांचो को इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स करता है और कहता है कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड जाने की कोशिश करेगा। फिर वो सोचता है कि 20 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है और रास्ता तय करने के तरीके इमेजिन करने लगता है। तभी अचानक एक कोकैट्रिक सामने आ जाता है, जिसे देखकर पांचो डर कर भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसकी सोर्ड टूट चुकी है और शायद उसके पास सिर्फ मैजिक ही बचा है। लेकिन तभी वो क्रीचर उसके सामने लैंड करता है और अचानक वही बिहेवियर दिखाने लगता है जो पहले स्लाइम दिखा रहा था। यह देखकर अजावा समझ जाता है कि यह शायद वही स्लाइम है जिसे उसने टेम किया था। उसकी इन्फॉर्मेशन देखकर उसे पता चलता है कि स्लाइम ने कोकैट्रिक का मैजिक स्टोन खाकर यह फॉर्म लिया है। यह समझ कर कि उसका स्लीम मैजिक स्टोन्स खाकर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके पास वाकई एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि लड़का अपने स्लाइम के ऊपर उड़ रहा है और कहता है कि यह तरीका काफी अच्छा है और उसे सामने सिटी भी दिखने लगी है। सिटी के पास उतरने के बाद अजावा स्लाइम को हेल्प के लिए थैंक्स करता है, लेकिन यूरी कहता है कि अगर वो क्रीचर इस तरह सिटी में गया तो अटेंशन अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उन्हें अलग होना पड़ेगा। ये कहते हुए लड़का पीछे मुड़कर अपने एनिमल को गुड बाय कहता है। तभी अचानक क्रीचर चमकने लगता है और उसकी तरफ उड़ता है। स्लाइम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन इस बार काफी छोटा हो जाता है। यह देखकर इसावा समझता है कि अगर स्लाइम उसके साथ चले तो फ्यूचर में काम आ सकता है। सिटी की तरफ चलते हुए लड़का स्लाइम से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहता है, और हाँ में जवाब मिलने पर यूरी उसका नाम लाइम रख देता है। गिल्ड के अंदर आवर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। यह देखकर कि लड़का नई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो कहती है कि शुरुआत के लिए यूरी को अपनी स्किल्स और प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा। यह सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर अटेंडेंट समझाती है कि एडवेंचरर्स की बढ़ती संख्या के कारण अब सिलेक्शन में एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है। अपनी सारी जिंदगी याद करके यूरी खुद से कहता है कि पास्ट लाइव्स के बारे में बताना गलत होगा, इसलिए वो सीधे कह देता है कि उसके पास कुछ भी खास नहीं है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि फिर यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिस पर यूरी सोचता है कि अगर ऐसा ही है तो उसे एडवेंचरर बनने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। तभी अचानक एक आदमी कमरे में घुसता है, यह सोचकर कि कोई फाइट हो रही है। रिसेप्शनिस्ट उसे पूरी बात बताती है और वो आह भरते हुए उसे तैयारी करने को कहता है। बाहर जाते हुए गैलियो सोचता है कि अगर कोई नौसिखिया उसकी गिल्ड में आया तो उसकी डिग्निटी गिर जाएगी, और यह जगह यूरी जैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के लिए नहीं है, इसलिए वो उसे रियलिटी दिखाएगा। अगले ही पल यूरी एक अजीब से ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होता है। गालियो बताता है कि यह एक मैजिक मीटर है जो किसी की मैजिकल पावर मेजर करके उसकी पोटेंशियल दिखाता है। अगर पोटेंशियल 30 से ऊपर गया तो अजावा एडवेंचरर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। गालियो अपने मन में सोचता है कि कोई नोविस पहली बार में 30 तक नहीं पहुंच सकता, और जब वो अपनी औकात समझेगा तो खुद ही हार मान लेगा। अजावा पूछता है कि अगर उसने डिवाइस तोड़ दी तो क्या वो फिर भी एग्जाम दे पाएगा, जिस पर रिसेप्शनिस्ट और गालियो हंसने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने पहली बार यूरी जैसा इंसान देखा है। गालियो कहता है कि मीटर 99.99 तक हैंडल कर सकता है और बिगिनर इसे तोड़ नहीं सकता। इसके बाद यूरी मैजिक सर्कल पर अपना हाथ रखता है और सोचता है कि फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तभी डिवाइस से तेज रोशनी निकलती है। गालियो और रिसेप्शनिस्ट जमीन पर गिर जाते हैं और सोचते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। मीटर लगातार ऊपर जाता रहता है। तभी अचानक डिवाइस एक्सप्लोड हो जाती है। शॉक में खड़ा गैलियो देखता रह जाता है। यूरी माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डरा हुआ गैलियो कहता है कि शायद मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत थी, लेकिन अपने मन में वो सोचता है कि यह इम्पॉसिबल है और यह बच्चा जरूर कोई ट्रिक कर रहा है। वो गुस्से में सोचता है कि इतनी बेईमानी उसकी गिल्ड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यूरी पनिशमेंट मांग रहा है। फिर गैलियो कहता है कि चूंकि उसकी पावर सही से मेजर नहीं हो पाई, इसलिए वो यूरी को एग्जाम देने की स्पेशल परमिशन देगा। यह देखकर एमसी सोचता है कि बूढ़ा आदमी वाकई अच्छा इंसान है। इसके बाद सीन बदलता है और एक कॉलिसियम दिखता है जहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गालियो यूरी से कहता है कि एग्जाम 3 मिनट में शुरू होगा और उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। क्राउड के बीच यूरी देखता है कि यहाँ वाकई बहुत लोग हैं और सेलेक्ट होना आसान नहीं है। तभी एक लड़की पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो पूछती है कि ये यूरी का पहला एग्जाम है और खुद बहुत एक्साइटेड लगती है। फिल प्यार से कहती है कि अगर यूरी को कोई
कोई सवाल हो तो वो उससे पूछ सकता है। आर्नेट बताती है कि वो यह एग्जाम 7 बार दे चुकी है। ये सुनकर यूरी शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि क्या एग्जाम कई बार दिया जा सकता है। ये सुनकर लड़की रोने लगती है और बताती है कि वो हर बार फेल हुई है, इसलिए बार बार दे रही है। आर्नेट बताती है कि गैलियो के लास्ट एग्जामिनर बनने के बाद एनमार्टेडन एग्जाम और भी टफ हो गया है। गैलियो एग्जाम शुरू करता है और डिक्लेयर करता है कि पहला टेस्ट फेंसिंग होगा, जो उसे हरा देगा वही पास करेगा। तभी जॉनी सरपेंट आगे आता है और अपनी ब्लेड निकालता है। दोनों बैटल के लिए रेडी होते हैं और उनकी सोर्ड्स टकराती हैं। जॉनी और एग्जामिनर के बीच ब्लोज एक्सचेंज होते देखकर सब समझ जाते हैं कि जॉनी स्ट्रांग है। यूरी नोटिस करता है कि दोनों की स्किल बराबर है, लेकिन कुछ तो गलत है। तभी जॉनी एग्जामिनर से कहता है कि वो कुछ खास नहीं है, जिस पर गालियो जवाब देता है कि उस स्किल के साथ वो उसे हरा नहीं सकता और जॉनी की सोर्ड को पीछ से तोड़ देता है। ये देखकर जॉनी शॉक में आ जाता है। गालियो कहता है कि इस स्किल के साथ वो कभी एडवेंचरर नहीं बन पाएगा और उसे बेसिक्स से शुरू करना चाहिए। जॉनी अरीना छोड़कर चला जाता है। तभी एक कॉम्पिटिटर पूछता है कि एग्जामिनर को कोई हरा क्यों नहीं पा रहा। अज़ावाला अपनी एबिलिटी से समझ जाता है कि गालियो के जीतने की वजह सोर्ड्स का डिफरेंस था। गालियो अनाउंस करता है कि अगला आला होगा और उसे आगे आने को कहता है। जैसे ही आला आगे बढ़ता है, आर्नेट उसके लिए चीयर करने लगती है। यूरी अपनी सोर्ड निकालते हुए सोचता है कि वो एग्जामिनर के और मूव्स देखना चाहता था, लेकिन चूंकि वो दूसरा चुना गया था, इसीलिए बचने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही यूरी अपनी सोर्ड निकालता है, वहां मौजूद सभी लोग कंफ्यूज्ड और डरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसकी सोर्ड बीच से टूटी हुई होती है। अजावा को याद आता है कि कॉकेट्राइस के साथ फाइट में उसकी सोर्ड टूट गई थी। यह देखकर गैलियो हंसने लगता है और उसके वेपन का मजाक उड़ाता है। एग्जामिनर कहता है कि अगर अजोल रिटायर करना चाहता है तो यही सही मौका है, क्योंकि उसे वीक लोगों को बुल्ली करना पसंद नहीं है, और अगर गलती से उसने लड़के को मार दिया तो एग्जामिनर के तौर पर उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। यह सुनकर एमसी सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि इस सोर्ड से लड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे इसी से फाइट करनी पड़ेगी। यूरी कहता है कि वो शुरू कर सकते हैं और यह भी बोलता है कि वो 1 सेकंड में जीत जाएगा। यह सुनकर गैल गुस्से में आ जाता है और गालियां देते हुए अटैक करने दौड़ता है। यूरी अपनी श्रिंकेज एबिलिटी यूज करता है और अचानक एनिमी के पीछे नजर आता है, जहां वो अपनी टूटी हुई ब्लेड को उसके गले पर रख देता है। यह देखकर फिल इम्प्रेस्ड हो जाती है। यूरी समझाता है कि श्रिंकेज टेक्निक उसे एनिमी की मूवमेंट्स के बीच के गैप से पीछे जाने देती है, और वो इस एबिलिटी को सोर्ड सेंट रहते हुए काफी बार यूज कर चुका है, और उसे खुशी है कि इस लाइफ में भी बिना किसी प्रॉब्लम के उसने इसे यूज कर लिया। एग्जामिनर अपनी सोर्ड नीचे गिरा देता है और हार मानते हुए यूरी को एग्जाम पास करने देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चीयर करने लगते हैं और यूरी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। यूरी ये सोच ही रहा होता है कि क्या वो एडवेंचरर बन गया है। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन सामने आता है और कहता है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैग्निफिगलो सामने आता है और बताता है कि अब वो ग्रेट मैजिक टेस्ट लेगा। तभी आसमान में एक मैजिकल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे फ्लोटिंग देख सभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मावी कैंडिडेट्स को बताता है कि उन्हें मैजिक यूज करनी है और जो भी उस टारगेट को तोड़ देगा वो पास होगा। यूरी सोचता है कि यह तो इजी है, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स डर जाते हैं क्योंकि टारगेट काफी दूर होता है। आनेट कहती है कि जैसा सोचा था, यह एग्जाम ऐसा ही बनाया गया है ताकि कोई पास न कर पाए। यह सुनकर यूरी कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद टारगेट किसी स्पेशल मटेरियल से बना है। तभी कई कैंडिडेट्स अलग अलग स्पेल्स टारगेट की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो पास पहुंचने से पहले ही डिसिपेट हो जाते हैं। लोग कंप्लेन करने लगते हैं और अजावा सोचता है कि सब लो रैंक मैजिक क्यों यूज कर रहे हैं और क्या ये एग्जाम की कोई रूल है। तभी मैग्नी आकर इंटिमिडेटिंग तरीके से यूरी से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है और क्या वो बस खड़ा होकर देखेगा। हंसते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है कि जैसा उसने सोचा था, अजावा को मैजिक नहीं आती। वो समझाता है कि अगर किसी ने लाइफ में एक स्किल मास्टर कर ली तो दूसरी एक्वायर करना इम्पॉसिबल होता है, और कोई इंसान एक साथ मेज और सोर्ड्समैन नहीं बन सकता। वो कहता है कि जो डिसेंट मैजिक यूज नहीं कर सकता वो एडवेंचरर बनने लायक नहीं है, और इस साल कोई प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नहीं है। जैसे ही वो एग्जाम खत्म करने वाला होता है, तभी आल लोन्ड्रिया फायरबॉल यूज करता है और उसे टारगेट की तरफ फेंकता है। मैजिक आगे बढ़ते हुए और बड़ी हो जाती है, टारगेट से टकराती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। यह देखकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। एक कैंडिडेट पूछता है कि
लेजेंडरी मैजिक इन्फर्नो यूज करने वाला इंसान यहाँ क्या कर रहा है। आलोक खुद कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ नॉर्मल फायरबॉल था। सिटी के बाहर एक हुडेड फिगर आसमान में डिसिपेट होती फायर मैजिक को देखता है। वो कहता है कि आखिरकार वो इंसान जाग गया है, लेकिन अभी भी काफी इमेच्योर है। अंधेरे में डिसॉल्व होते हुए वो कहता है कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो दोबारा मिलेंगे। कॉलिसियम में अजावा अपने बेहोश इंस्ट्रक्टर को जगाने की कोशिश करता है ताकि पता चल सके कि वो पास हुआ या नहीं। वही रिसेप्शनिस्ट सामने आती है और यूरी को कंग्रेचुलेट करती है और उसे एडवेंचरर लाइसेंस कार्ड देती है। वो बताती है कि नए एडवेंचरर्स रैंक एफ से शुरू करते हैं और अचीवमेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो और एक्सप्लेन करे, आर्नेट उछलकर यूरी पर चढ़ जाती है और चिल्लाती है कि आखिरकार वो उसे मिल गया। आला मुश्किल से डॉज करता है और साइड में देखता है तो समझ जाता है कि यह वही लड़की है जो एग्जाम में मिली थी। लड़की माफी मांगती है कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया था और बताती है कि उसका नाम फिल अर्नेट है और कहती है कि वो उसे सिर्फ फिल बुलाए। इसके बाद वो लगातार यूरी से उसका नाम पूछने लगती है और आखिरकार वो बता देता है कि उसका नाम यूरी है। अर्नेट दिखाती है कि उसे भी एडवेंचरर लाइसेंस मिल गया है। फिल बताती है कि यूरी की वजह से एग्जामिनर्स को पनिशमेंट मिली और फिर एक नया टेस्ट लिया गया जिसमें वो पास हो गई। इसके लिए वो यूरी को थैंक्स कहती है, लेकिन वो जवाब देता है कि उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर कुछ एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स उस रुकी से जेलस महसूस करते हैं। उनमें से एक अपने दोस्त जैक से पूछता है कि उसे क्या लगता है। जैक यूरी को देखते हुए कहता है कि वो इरिटेटिंग है। एक दिन गुजरता है और यूरी होटल के बेड पर जागता है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि कितने टाइम बाद उसने इतनी आराम की नींद ली है। यूरी बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में हर दिन सिर्फ बैटल्स हुआ करती थी और कल भी बहुत कुछ हुआ था। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि अनअसाइंड मैजिकल स्किल एक्वायर्ड हुई है। ये सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। वो थोड़ी देर सिस्टम को देखता है फिर इग्नोर कर देता है। यूरी बताता है कि एडवेंचरर बनने के बाद उसे एक्स्ट्रा मनी मिला और वो इन में रुक पाया, इसलिए वो थोड़ा और सोएगा। तभी आर्नेट दरवाजा खोलती है और गुड मॉर्निंग कहती है। अजावा पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ गई। तभी लड़की शॉक में देखती है कि वो स्लाइम पर लेटा हुआ है। यूरी बताता है कि वेन का बेड उसे सूट नहीं कर रहा था, इसलिए लाइम ने खुद को बेड में ट्रांसफॉर्म कर लिया। एमसी बताता है कि कुछ चीजें हुई थी और स्लाइम उसका कंपेनियन बन गया और उसका नाम लाइम है। आनेट कहती है कि मॉन्स्टर्स को कमांड करना काफी इंप्रेसिव है। यह सुनकर यूरी सरप्राइज्ड हो जाता है। तभी वो स्केरी फेस बनाकर लाइम के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे स्क्वीज कर सकती है। इससे पहले कि यूरी उसे रोक पाता, वो पहले ही लाइम पर लेट चुकी होती है। यूरी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसे कुछ याद आता है। आर्नेट कहती है कि वो बताना भूल गई थी कि एग्जाम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो समझाती है कि पास करने के बाद भी एक सीक्रेट एग्जाम होता है और तब तक वो टेम्पररी एडवेंचरर्स हैं। ये सुनकर यूरी सोचता है कि लाइसेंस रिवोक होना प्रॉब्लम बन सकता है और उसे ये सीक्रेट एग्जाम देना ही पड़ेगा। फिल कहती है कि उसे पता था वो यही बोलेगा, इसलिए उसने पहले से एक पॉपुलर मिशन एक्सेप्ट कर लिया है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। एमसी तुरंत मना कर देता है, जिससे लड़की पूरी तरह हिल जाती है। आर्नेट पूछती है क्यों। यूरी कहता है कि वो अकेले काम करना पसंद करता है और ऑफर के लिए थैंक्स कहता है और उसे किसी और को ढूंढने की सलाह देता है। लड़का दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाने से पहले पूछता है कि मिशन एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। यह सुनकर आर्नेट सोचने लगती है कि क्या वो सच में अकेले ठीक रहेगा। लड़की बार बार इंसिस्ट करती है क्योंकि उसे यूरी के अकेले होने की चिंता होती है, लेकिन वो कहता है कि उसे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल उदास होकर कहती है कि वो कोई स्पेशल या एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन एग्जाम में यूरी को देखकर उसे मोटिवेट मिला और वो भी उसके जैसा बनना चाहती है, इसलिए वो यूरी की स्ट्रेंथ को पास से देखना चाहती है और एक बार फिर साथ चलने के लिए पूछती है। यह सुनकर अजावा सोचता है कि उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और खुद के बारे में भी नहीं, और अभी के लिए आर्नेट के साथ रहना बेहतर रहेगा। आखिरकार वो उसके साथ जाने के लिए अग्री कर लेता है, जिससे लड़की खुश हो जाती है। तभी कुछ चीज उसका ध्यान खींचती है। यूरी आर्नेट से आगे जाने को कहता है क्योंकि वो कपड़े बदलेगा। लड़की के जाने के बाद वो खिड़की खोलता है और दूर लगे एक बेल को देखता है और उस पर निशाना लगाता है। यूरी अपनी फायर मैजिक चार्ज करता है और उसे बेल की तरफ फायर कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि दो लोग बाइनोकुलर से उसे देख रहे होते हैं और वो तुरंत हिट हो जाते हैं। फायर बुलेट बाइनोकुलर्स को तोड़ देती है। उनमें से एक यकीन नहीं कर पाता कि यूरी ने इतनी दूरी से उन्हें हिट कर दिया। उसका साथी डिसाइड करता है कि अब पीछे हटना ही सही है और इस बात की रिपोर्ट जैक को देनी चाहिए। उलझन में यूरी यह सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई उसे क्यों देख रहा होगा, और यह भी कि क्या उसने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे कोई उससे दुश्मनी रखे। तभी उसी वक्त आर्नेट चिल्लाकर यूरी को बुलाता
आती है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो आ रहा है। जैसे ही आर्नेट अजावा को रास्ता दिखाती है, लड़का महसूस करता है कि वो फिर से एक फॉरेस्ट में आ गया है। साइड में देखने पर उसे दो छोटे जानवर दिखाई देते हैं जो रैंक एफ क्रीचर्स होते हैं। यूरी की प्रेजेंस फील करते ही वो दोनों डरकर भाग जाते हैं। यह देखकर अजावा कहता है कि मिशंस उसकी उम्मीद से ज्यादा पीसफुल लग रहे हैं, जिस पर आर्नेट जवाब देती है कि वो सच में लकी है। वो समझाती है कि यह मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने की मिशन है जो बिगिनर एडवेंचरर्स में काफी पॉपुलर होती है क्योंकि इसमें डेंजर कम होता है। और वो बताती है कि उसने सुबह जल्दी उठकर लाइन में लगकर यह मिशन एक्सेप्ट की थी। ये कहते हुए उसे खुद पर प्राउड फील होता है। बिल्कुल नेचुरली यूरी कह देता है कि वो लड़की सच में अमेजिंग है। यह सुनकर फिल शर्माने लगती है। जब यूरी रास्ते से हटकर चलने लगता है तो आर्नेट बताती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट दूसरी तरफ है। कंफ्यूज्ड होकर यूरी पूछता है कि क्या वो यहाँ हर्ब्स गैदर नहीं कर सकता, जिस पर लड़की जवाब देती है कि नहीं कर सकता। फिल बताती है कि ये ईस्टर्न फॉरेस्ट है जहाँ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये जगह उनके लिए काफी डेंजरस है। ये कहते हुए वो यूरी को खींचने लगती है और बोलती है कि मेडिसिनल हर्ब्स नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मिलती हैं। ये सुनकर एमसी को याद आता है कि वो ईस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ मुंह करके ही उठा था और सोचने पर उसे याद आता है कि वहां सिर्फ हाई रैंक मॉन्स्टर्स ही थे। यूरी कैजुअली कह देता है कि वैसे उसने कल एक कॉकेट्रिक को हरा दिया था। यह सुनकर लड़की हंस पड़ती है और उसे एक बुरा जोक समझती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। आर्नेट बताती है कि यही मेडिसिनल हर्ब्स का फील्ड है, लेकिन असावा नोटिस करता है कि वहां एक भी मेडिसिनल हर्ब नहीं है, जिससे आर्नेट कंफ्यूज्ड हो जाती है। यूरी समझता है कि लगता है किसी ने पहले ही हर्ब्स गैदर कर ली हैं। यह सुनकर इरिटेट होकर लड़की कहती है कि उसने सोचा था वो सबसे पहले पहुंचेंगे। तभी अचानक जैक नाम का आदमी अपने ग्रुप के साथ वहां आता है और न्यूकमर्स को बताता है कि उनकी किस्मत खराब है क्योंकि उन्होंने आसपास की सारी हर्ब्स पहले ही इकट्ठा कर ली हैं। फिल पूछती है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर जैक बताता है कि वो उनका वेटरन है, इसलिए दोनों रिलैक्स कर सकते हैं। यूरी को याद आता है कि ये लोग वही हैं जो उस दिन गिल्ड रिसेप्शन पर थे। जैक कहता है कि उसे पता है कि उनके पास प्रोविजनल लाइसेंस है और उन्होंने बहुत सारी हर्ब्स इकट्ठा कर ली हैं, इसलिए वो कुछ शेयर कर देगा। यह सुनकर फिल एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है, जिस पर जैक कहता है कि एडवेंचरर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रोते हुए लड़की कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे इतने काइंड एडवेंचरर्स मिले हैं और वो इसे कभी नहीं भूलेगी। इससे पहले कि लड़की जैक के हाथ से हर्ब्स ले पाए तभी एक लड़का उन्हें जमीन पर गिरा देता है और उन पर पैर रख देता है। अपनी डार्क पर्सनैलिटी दिखाते हुए वो लड़का कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे और फिल को लूजर कह देता है। हंसते हुए जैक कहता है कि एडवेंचरर बनने का मतलब है फेम हासिल करना, भले ही इसके लिए दूसरों को कुचलना पड़े। वो कहता है कि ये जॉब वीक लोगों के लिए नहीं है और न ही उन क्लूलेस बच्चों के लिए जिन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो उन्हें होम टाउन वापस जाने का ऑर्डर देता है। यूरी समझ जाता है कि इन लोगों की इंटेंशंस सच में बुरी हैं और वो सोचता है कि क्या यही लोग सुबह उसे देख रहे थे। फिर भी उसे याद नहीं आता कि उसने इनके साथ कभी कुछ गलत किया हो। इरिटेटेड होकर फिल पूछती है कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। दौड़ते हुए लड़की यूरी को चेतावनी देती है कि अभी भी टाइम है और उन्हें फॉरेस्ट में ढूंढना चाहिए कि कहीं कोई हर्ब्स बची हो। एमसी समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका लाइसेंस रिवोक होने का इंतजार ही बचेगा, लेकिन सिर्फ वो और फिल मिलकर हर्ब्स ढूंढेंगे। ये रियलिस्टिक नहीं लगता। किसी प्लान के बारे में सोचते हुए अचानक लाइम उसकी पॉकेट से बाहर कूद जाता है। यूरी अपने पेट से पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने उसे पहले ही खाना खिला दिया था, लेकिन लाइम बेचैन होता है और किसी वजह से यूरी के दिमाग में एक सिग्नल भेजता है। यूरी कुछ समझ जाता है और उसी पल कहता है कि वो मॉन्स्टर पर भरोसा कर रहा है। अजोआ लाइम को हवा में फेंक देता है और अचानक वो क्रीचर आसमान में बहुत बड़ा हो जाता है और फिर कई हिस्सों में बंट जाता है जो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाते हैं। यह देखकर फिल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। यूरी स्मग लुक के साथ कहता है कि जब तक वो हर्ब्स कलेक्ट कर लें तब तक सब ठीक रहेगा। लाइम के सारे हिस्से मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने लगते हैं और थोड़ी देर में हर्ब्स का एक ढेर जमा हो जाता है। यह देखकर आर्नेट इम्प्रेस्ड हो जाती है और खुशी से सेलिब्रेट करती है। हेसवा लाइम को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया है। एमसी कहता है कि अब वो गिल्ड वापस जा सकते हैं, लेकिन अनेट
उदास लगती है और कहती है कि वो गिल्ड जा सकता है। वो बताती है कि उसे फॉरेस्ट में थोड़ा घूमने का मन है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। कुछ समय बाद फॉरेस्ट के बीच में लड़की कहती है कि यूरी सच में अमेजिंग है। अपने हाथ में पकड़ी हुई एक अकेली पत्ती को देखते हुए फिल कहती है कि यूरी के सामने वो फेलियर है। जैक की बातें याद करके वो और भी डाउन फील करने लगती है। इरिटेटेड होकर वो कहती है कि इस तरह वो कभी उरुसन जैसी नहीं बन पाएगी, इसलिए उसे अपनी स्ट्रेंथ से कुछ करना होगा। फिर आर्नेट पेड़ों के बीच कूदने लगती है और फॉरेस्ट में भटकते हुए कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे आखिरकार मेडिसिनल हर्ब्स का एक फील्ड मिल जाता है और वो खुशी से उन्हें गैदर करने लगती है, यह सोचकर कि अब वो भी एडवेंचरर बन पाएगी। तभी उसके सामने से एक ग्राउल की आवाज आती है। फिल देखती है कि उसके सामने एक व्हाइट वुल्फ खड़ा है। रैंक की क्रीचर को देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि क्या वो फॉरेस्ट में बहुत अंदर आ गई है। वुल्फ आगे बढ़ता है और वो अपनी सोर्ड निकालने की तैयारी करती है। वो कहती है कि उसे कुछ करना ही होगा, लेकिन रैंक एफ एडवेंचरर होने की वजह से डर उसे घेर लेता है और उसे नहीं पता कि वो रैंकी वुल्फ को हरा पाएगी या नहीं। वो पीछे हटने लगती है। तभी उसे यूरी की कही बात याद आती है कि वो अमेजिंग है। यह याद उसे करेज देता है और वो कहती है कि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी एक एडवेंचरर है। डिफेंसिव स्टैंड लेते हुए फिल कहती है कि वो इसे खुद संभालेगी। वोल्फ उस पर झपटता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक कर लेती है। जोर लगने से वो पीछे गिरती है और एक पेड़ से टकराती है। शांत रहते हुए अर्नेट सोचती है कि उसे इनेमी की मूवमेंट्स ध्यान से देखनी होंगी। वुल्फ बिना रुके फिर से अटैक करता है और जिस पेड़ का सहारा वो ले रही थी उस पर वार करता है, लेकिन फाइनल पहले ही ऊपर कूद चुकी होती है और ऊपर से एनीमी पर सोर्ड से वार करती है। वो वुल्फ के सिर पर सीधा वार करती है और उसे हरा देती है। यह देखकर कि उसने जीत हासिल कर ली है, आर्नेट खुशी से चिल्लाने लगती है और उसे एहसास होता है कि वो भी कोशिश करे तो जीत सकती है। लेकिन तभी उसके पीछे उसी तरह के कई और क्रीचर्स आ जाते हैं। भयभीत होकर लड़की देखती है कि वुल्फ्स उसे घेर लेते हैं। वुल्फ्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और डर के मारे फिल अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एमसी वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर बचा लेता है। यूरी को देखकर लड़की इमोशनल हो जाती है और वो उससे कहता है कि बाकी वो संभाल लेगा। एमसी लड़की को जमीन पर रखता है और वुल्व्स की तरफ मुड़ता है। फिल समझ नहीं पाती कि वो वहां क्यों है, जिस पर यूरी कहता है कि अगर लड़की नहीं होती तो शायद वो हर्ब्स नहीं ला पाता और वो उसका एहसान मानता है। वो बताता है कि वो शुरू से ही उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो काफी एजिलिटी से मूव कर रही थी। वो ये भी कहता है कि वुल्फ के साथ उसकी फाइट काफी अच्छी थी। ये सुनकर लड़की ब्लश करने लगती है। वुल्व्स फिर से गुर्राते हैं और अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरी को याद आता है कि कल इन में पानी पीते वक्त उसने वाटर मैजिक अक्वायर की थी और अब वो उसे टेस्ट करने वाला है। मैजिक समन करते हुए वो वुल्व्स से माफी मांगता है कि उसे यह जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी वो एक मैसिव वाटर वॉर्टेक्स बनाता है जो कई वुल्व्स को उड़ा देता है। फिर भी कुछ क्रीचर्स खड़े रहते हैं। यह देखकर यूरी इरिटेटेड हो जाता है। अजावा समझ जाता है कि यह मैजिक मॉन्स्टर्स को इमोबिलाइज तो कर सकती है, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कम है। वुल्व्स फिर से उस पर अटैक करने दौड़ते हैं। तभी वो अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि अब वो एक छोटा सा वेरिएशन ट्राई करेगा। इसके बाद वो अपनी ब्लेड से कई स्ट्राइक्स करता है जिसमें वाटर मैजिक भरी होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि यह एडवांस्ड वाटर मैजिक थी जिसे आइस सोर्ड कहा जाता है। इसके बावजूद वुल्व्स डरते नहीं है, जिस पर यूरी अपनी सोर्ड जमीन पर मारता है और आइस स्पाइक्स निकलती हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स को हिट करके पियर्स कर देती हैं। यह देखकर फिल कहती है कि यह कमाल का था और बिल्कुल यूरी से उम्मीद जैसी ही थी। लेकिन फिर लड़की नोटिस करती है कि वुल्व्स की संख्या बहुत ज्यादा है और जितने वुल्व्स यूरी हराता है उतने ही और सामने आ जाते हैं। इसके बाद लड़की अपने पार्टनर को बताती है कि वुल्व्स जो पैक में मूव करते हैं वो यूजुअली किसी लीडर के ऑर्डर पर चलते हैं, इसलिए इस फॉरेस्ट में कोई बॉस जरूर होगा जो इन मॉन्स्टर्स को कमांड कर रहा है। अजोल लड़की की बात समझ जाता है क्योंकि उसे बस उस बॉस को हराना है ताकि पूरा पैक डिस्पर्स हो जाए। उसी वक्त यूरी के दिमाग में लाइम की तरफ से कई कॉल्स आने लगती हैं, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब वो आंखें बंद करता है तो टमार एबिलिटी की वजह से वो लाइम की आंखों से देखने लगता है, जिससे उसे अपने टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन दिखने लगती है। रैंक सी सिल्वर वुल्फ की लोकेशन डिटेक्ट करते ही प्रोटैगनिस्ट अपने पेट से कहता है कि उसने अच्छा काम किया है। पलक झपकते ही यूरी एक डायरेक्शन में रश करता है और रास्ते में आने वाले कई वुल्फ्स को हराता चला जाता है। लड़का अपनी फायर शॉट एबिलिटी यूज करता है
है जो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करती है। पेड़ों को डॉज करती हुई वो सिल्वर वुल्फ की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्रीचर यूरी की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और बच निकलता है। यह देखकर यूरी समझ जाता है कि इतने ऑब्स्टिकल्स के बीच क्रीचर से डील करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपना अप्रोच बदलने का फैसला करता है और ज्यादा एग्रेसिव तरीका अपनाता है। उसी पल वो एक जाइगैंटिक फायर मैजिक कॉन्जर करता है, जिसे देखकर आर्नेट तक डर जाती है। अजावा तुरंत लाइन को वहां से निकल जाने का ऑर्डर देता है और छोटा क्रीचर तुरंत उसकी बात मान लेता है। एमसी अपने ओपोनेंट की तरफ एक कॉलोसल फायर व्हर्लविंड छोड़ता है, जिससे फॉरेस्ट जलने लगता है। क्रीचर कुछ भी नहीं कर पाता और मैजिक की चपेट में आ जाता है। पूरे एरिया में स्मोक का बड़ा सा क्लाउड बन जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूर वुल्फ पूरी तरह जल जाता है और फिल बहुत ज्यादा डर जाती है। आर्नेट चिल्लाकर पूछती है कि यह क्या था, जिस पर यूरी जवाब देता है कि उसने तो बस कॉमन फायर मैजिक यूज की थी। यह सुनकर वो कहती है कि यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। रैंक सी वुल्फ से कुछ मैजिकल स्टोन्स गिरते हैं। आर्नेट यूरी को कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि इतने सारे आइटम्स मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो पूछती है कि सिर्फ वो दोनों इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स कैसे कैरी करेंगे। यूरी सोचता है कि सिर्फ वो और आर्नेट मिलकर इतना सामान उठाना रियलिस्टिक नहीं है और काश कोई ऐसी मैजिक होती जो सब कुछ एक साथ कैरी कर सके। उसी पल सिस्टम नोटिफाई करता है कि लड़के ने एक और एबिलिटी गेन कर ली है। दूसरी तरफ फिल गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को वो स्टोन दिखाती है जो उसे मिली थी। रिसेप्शनिस्ट मैजिकल स्टोन देखकर सच में इम्प्रेस्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या आर्नेट ने सच में वुल्फ को हराकर यह स्टोन हासिल की है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। रिसेप्शनिस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि पहली मिशन में क्लास ई मॉन्स्टर को हराना आसान नहीं होता। यह सुनकर आर्नेट प्राउड फील करती है। फिर वो कहती है कि अब वो उसे ऑफिशियली रैंक एफ एडवेंचरर मानती है, जिससे लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिल खुशी से उछलने लगती है और यूरी कहता है कि उसे उसके लिए खुशी है। तभी अटेंडेंट यूरी को बुलाती है और कहती है कि अब उसकी बारी है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट नोटिस करती है कि अजावा के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस पर वो उसे वेट करने को कहता है और बताता है कि वो अभी अपना सारा कलेक्टेड सामान लाने वाला है। इसके बाद वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन मैजिक एक्टिवेट करता है और सारी हर्ब्स और आइटम्स समन कर लेता है। ये देखकर अटेंडेंट शॉक में आ जाती है और पूछती है कि वो ये सब कहां से निकाल लाया। अपने मन में यूरी सोचता है कि स्पेशल कंट्रैक्शन मैजिक स्पेस को फ्रीली मैनिपुलेट करने देती है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी कन्वीनियंट मैजिक यूज कर पाएगा। हिजावा सोचता है कि बाकी स्किल्स मिलने के बाद उसकी नींद भी ठीक से नहीं हो रही और शायद इसका रिलेशन उस वर्ल्ड में बिताए समय से है। सभी एनालिस्ट्स उसके लाए हुए आइटम्स की संख्या देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। उनमें से एक ग्रीन स्टोन नोटिस करता है। एनालाइज करने पर पता चलता है कि वो विंड मैजिक स्टोन है। इतना रेयर आइटम देखकर सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। व्हाइट हेयर्ड एनालिस्ट पूछता है कि क्या एमसी ने सिल्वर वुल्फ को हराया है, जिस पर लड़का हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग बाहर जाने लगते हैं और यूरी से थोड़ी देर वेट करने को कहते हैं। आर्नेट अपने दोस्त से कहती है कि चिंता मत करो, वो जरूर एडवेंचरर बनेगा, जिससे यूरी थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। काफी समय बीत जाता है और आर्नेट कहती है कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तभी उसी पल कोई आता है। व्हाइट हेयर्ड एनालिस्ट यूरी को वेट करने के लिए थैंक्स करता है और बताता है कि उसे रैंक पी में प्रमोट किया जा रहा है। फिल खुशी से उछल पड़ती है और कहती है कि यह तो अमेजिंग है। एनालिस्ट कहता है कि यूरी जैसा एडवेंचरर उसकी गिल्ड में बहुत वेलकम है। वो बताता है कि अब ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसीड की जाएगी, लेकिन यूरी मना कर देता है और कहता है कि वो रैंक एफ एडवेंचरर ही बना रहेगा। ये सुनकर सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और अर्नेट जोर से चिल्ला देती है। बाहर आकर फिल अजावा से पूछती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि यह प्रमोशन का मौका था। यूरी जवाब देता है कि उसे यह प्रॉब्लमैटिक लगा, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आर्नेट कहती है कि रैंक बढ़ने पर गुइल्ड ज्यादा बार बुलाती है, जिस पर यूरी अग्री करता है और सोचता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ की तरह नहीं जीना चाहता। इससे पहले कि आर्नेट कुछ और कहे, यूरी डिक्लेयर करता है कि वो अपनी पेस पर फ्री लाइफ जीना चाहता है। मतलब अब से वो दोनों रैंक एफ कंपेनियंस बनकर साथ काम करेंगे। फिल कहती है कि लड़का सच में अमेजिंग है और वो हमेशा खुद के लिए ट्रू रहता है और काफी डिटरमिन्ड है। आर्नेट कहती है कि उसने एक वुल्फ को तो हरा दिया था, लेकिन पैक में घिरने पर कुछ नहीं कर पाई और वो यूरी जैसी नहीं है। यूरी बीच में रोकते हुए कहता है कि
कि लड़की के पास वो चीजें हैं जो उसके पास नहीं है और उसके बिना वो एक एग्जाम हम कभी पास नहीं कर पाता। और जैसा उसने पहले कहा था, वो लड़की सच में अमेजिंग है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगी ताकि यूरी के लेवल तक पहुंच सके, जिस पर वो बस इतना कहता है कि वो अपना बेस्ट दे। दिखाया जाता है कि जैक पीछे से उन दोनों को देख रहा था और अभी भी उनकी प्रेजेंस से इरिटेटेड है। तभी यूरी पीछे मुड़कर उस सिलुएट से पूछता है कि क्या वो काम करेगा। क्लाउन मास्क पहने हुए एक अननोन बीइंग जवाब देता है कि वो जरूर करेगा। आर्नेट को स्ट्रेच करते देख यूरी पूछता है कि क्या वो थक गई है, जिस पर वो हाँ कहती है क्योंकि दिन काफी एग्जॉस्टिंग रहा है। यूरी उसे आराम करने को कहता है और वो एग्री कर लेती है। जाने से पहले फिल यूरी से भी अच्छे से रेस्ट करने को कहती है और देर तक जागने से मना करती है। वो गुड बाय कहती है और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए थैंक्स कहती है। एमसी सोचता है कि अब वो क्या करे, तभी उसका पेट जोर से आवाज करता है और उसे याद आता है कि उसने आज कुछ भी नहीं खाया। एक टैवर्न को देखकर वो सोचता है कि आइटम्स बेचकर उसके पास इनफ पैसे हैं तो उसे अच्छा खाना खाना चाहिए। टैवर्न अटेंडेंट कस्टमर का वेलकम करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो कौन है तो शॉक में पूछता है कि वो यहाँ तीन क्या कर रहा है। अजवा समझ जाता है कि ये वही वुल्फ है जिससे वो फॉरेस्ट में मिला था। वुल्फ इरिटेट हो जाता है क्योंकि यूरी को उसका नाम याद नहीं रहता। बैठते हुए यूरी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वुल्फ बताता है कि वो एडवेंचरर होना छोड़ चुका है। खाना बनाते हुए वो बताता है कि उसे मरने का डर लगने लगा था क्योंकि उसके कंपेनियंस ने उसे छोड़ दिया था और आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची थी। वो अपनी स्पेशल ब्लैक स्पगेटी सर्व करता है और डिश के बारे में लंबी एक्सप्लेनेशन देता है। खाते हुए यूरी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि पोंचो एक अच्छा शेफ है। यह सुनकर वुल्फ खुश हो जाता है और बताता है कि वो अपने पुराने ग्रुप का कुक था। फिर टॉपिक बदलते हुए वो चेतावनी देता है कि उसने सुना है यूरी एक इनक्रेडिबल एडवेंचरर है और टैवर्न में कई लोग एग्जाम में किए गए उसके कारनामों की बातें कर रहे हैं। लेकिन पोंचो यूरी को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि अगर वो ज्यादा खुद को शो करेगा तो जैक का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाएगा। अजावा कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन याद करता है कि यही वही आदमी है जिसे उसने आर्नेट के साथ फॉरेस्ट में देखा था और पूछता है कि क्या पोंचो उसे जानता है। पोंचो बताता है कि जैक उसका फॉर्मर कंपेनियन था जिसने उसे छोड़ दिया था और वो ऐसा इंसान है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को कुचल देता है। वुल्फ बताता है कि हाल ही में जैक न्यूबीज को हंट करने के लिए असैसिन्स हायर कर रहा है ताकि मिशंस के रिवॉर्ड्स बढ़ा सके। यूरी पूछता है कि क्या असैसिन वही था जो खिड़की से टैवर्न में घुस रहा था। तभी क्लॉन मास्क पहने हुए अनकन्फर्मेड बीइंग अचानक एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर यूरी आसानी से डॉज कर जाता है। इसके बाद मास्क्ड फिगर खुद को ग्रेट मेट्सू बताता है। पांचचो उसे पहचान लेता है और कहता है कि यह तो ह्यूमन किलिंग क्लाउन है और पूछता है कि वो साइट लेकर यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनते ही मेट्सू फिर से अटैक के लिए झपटता है, जिस पर यूरीवार को ब्लॉक करते हुए सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने इस इंसान की दुश्मनी कब मोल ली। ब्लॉक के बाद यूरी की सोर्ड पूरी तरह टूट जाती है। यह देखकर उसे समझ आता है कि अब यह वेपन काम का नहीं है और वो सिर्फ क्लाउन के अटैक्स को डॉज करने लगता है। फाइट पूरे टैवर्न में फैल जाती है। मेट्सू बार बार हमला करता है और यूरी हर बार बस बचता रहता है। खुद पर घमंड करते हुए क्लाउन कहता है कि आजावा वीक है क्योंकि वो भाग रहा है और वही सबसे स्ट्रांग है। यूरी अपने दिमाग में सोचता है कि अगर उसने फायर मैजिक यूज की तो पूरी शॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसे वेपन की जगह कुछ और चाहिए। मेत्सु आखिरी वार करने की कोशिश करता है, तभी यूरी उसकी पीठ के पीछे कुछ नोटिस करता है। वो तुरंत साइड में जाता है और मेत्सु शेल्फ पर रखी बोतलों पर वार कर देता है। बोतलों हवा में उड़ जाती हैं। एमसी हवा में एक बोतल पकड़ लेता है, उसमें मैजिक भरता है और पांचो से कहता है कि वो इसे उधार ले रहा है। यूरी उस बोतल से असैसिन पर वार करता है शॉक वेव एबिलिटी के साथ, जिससे मेत्सु जमीन पर जा गिरता है। एक ही वार में मेत्सु हार जाता है। टूटी हुई सोर्ड को उठाते हुए यूरी सोचता है कि उसे नई वेपन खरीदनी चाहिए और पोंचो से पूछता है कि क्या उसे कोई वेपन शॉप पता है। पोंचो अपनी आधी टूटी शॉप देखकर शॉक में होता है। यूरी तुरंत गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। बाहर जैक ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि पोंचो अभी जिंदा है, जिससे वो और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है और वहां से भाग जाता है। एक एस्टैब्लिशमेंट के सामने पहुंचकर यूरी कहता है कि पंचो की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यह एक फेमस वेपन शॉप है। अंदर एक नाइट ब्लैकस्मिथ से बहस कर रही होती है और पूछती है कि वो इसका क्या करेगा। ड्वार्फ उसे चुप रहने को कहता है और उसके काम की बुराई न करने को बोलता है। गुस्से में रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि जो सोर्ड उसने कल खरीदी
थी वो तुरंत टूट गई और ड्वार्फ को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि ऐसी वेपन बनाने के बाद वो जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। ये देखकर यूरी सोचता है कि क्या ये उसकी लाइफ की एक और प्रॉब्लम है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि वो कॉम्पेंसेशन देगा, लेकिन लड़की कहती है कि उसे सोर्ड ठीक नहीं करानी बल्कि दूसरी वेपन चाहिए। ह्यूगो जवाब देता है कि अब इस टाउन में डिसेंट वेपन मिलना मुश्किल है। बहस के दौरान एमसी लड़की की सोर्ड को एनालाइज करता है और कहता है कि ब्लैकस्मिथ की स्किल में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम मटेरियल की है। रिको पूछती है कि वो कौन है। ड्वार्फ नूगो कहता है कि यूरी की नजर अच्छी है। ब्लैकस्मिथ बताता है कि पहले नॉर्थ माइंस से हाई क्वालिटी ओरेस आते थे, लेकिन अब वहां एक वायलेंट गोलेम आ गया है और मजबूरी में लो क्वालिटी ओरेस यूज करनी पड़ रही हैं। अगर यह ऐसे ही चला तो शॉप बंद करनी पड़ेगी। पास रखी सोर्ड्स की बाल्टी से यूरी एक सोर्ड उठाता है और काउंटर पर कॉइन्स की बैग रख देता है। वो कहता है कि वो ये वेपन खरीदना चाहता है और इससे गोलम को हराएगा। ह्यूगो शॉक में आ जाता है। नाइट रिको कहती है कि उसने कभी किसी को सोर्ड से गोलम से लड़ते नहीं देखा। यूरी कहता है कि सब कुछ वेपन के यूज पर डिपेंड करता है और गोलम को हराने के बाद वो उसी और से नई सोर्ड बनवाएगा। रिको यूरी के साथ बाहर आती है, अपना परिचय देती है और सेफ्टी के लिए उसका एडवेंचरर लाइसेंस मांगती है। अजावा लाइसेंस दिखा देता है। रैंक एफ देखकर रिको हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। वो बताती है कि रैंक एफ सबसे लोएस्ट होता है और लोग इसे पोटैटो डिगर भी कहते हैं क्योंकि हमेशा मिट्टी में सना रहता है और रैंक एफ गोलम को हरा नहीं सकता। यूरी कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। रिको ब्लश करते हुए कहती है कि उसे किसी का बेवजह मरना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके साथ चलेगी। यूरी के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ समय बाद रिको बताती है कि वो नॉर्थ माइन पर पहुंच गए हैं। दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तभी एक रैंक गोलम सामने आ जाता है। रिको अपना स्लेज हैमर निकालती है और कहती है कि एनिमी पहले से मौजूद है और वो जल्दी खत्म करेगी। वो गोलम पर अटैक करती है और यूरी से कहती है कि उसकी मूवमेंट्स ध्यान से देखे। गोलम भी हमला करता है। रिको डॉज करके उसके आर्म पर चढ़ जाती है और कूदकर जोरदार वार करती है। फाइट जारी रहती है। यूरी ऑब्जर्व करता है कि गोलम स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है लेकिन स्लो है और रिको पीछे से घूम घूम कर अटैक कर रही है। कई वार के बाद रिको वापस आती है और कहती है कि यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो बताती है कि गोलम की वीक पॉइंट उसकी बैक होती है। तभी मॉन्स्टर एनर्जी से भरा एक रॉक फेंकता है। रिको रिएक्ट नहीं कर पाती। तभी प्रोटैगनिस्ट आगे आकर रॉक को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो गोलम पर लगातार कट्स मारता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर रिको शॉक में आ जाती है और पूछती है कि उसने ये कैसे किया। यूरी कहता है कि उसने बस काट दिया। केव में आगे बढ़ते हुए रिको कहती है कि गोलम की बैक इग्नोर करके सोर्ड से काटना नॉर्मल नहीं है और ये सिर्फ लूक से काम कर गया। यूरी कहता है कि वो समझ गया। तभी कई स्टोन गोलम्स उनके सामने जमा हो जाते हैं। यूरी खुद को प्रिपेयर करता है और कहता है कि अगर रिको ने कहा कि वो लकी है तो वो फिर से ट्राई करेगा। दूसरी तरफ जैक का ग्रुप ये सब देख रहा होता है। एक को यकीन नहीं होता कि उसने सच में गोलम काट दिया। जैक गुस्से में कहता है कि वो अजावा को माफ नहीं करेगा। तभी एक फिगर सामने आता है और कहता है कि शायद उन्हें प्रॉब्लम है। मास्क्ड असैसिन क्रिस्टल बॉल पकड़े होता है। जैक पूछता है कि वो कौन है। केव के अंदर एमसी लगातार गोलम्स को काटता रहता है। रिको जो देख रही होती है उस पर यकीन नहीं कर पाती। सभी गोलम्स खत्म करने के बाद यूरी कहता है कि उसने ज्यादातर एनिमीज हटा दिए हैं। आयरन ओर्स कलेक्ट करके वो सोचता है कि अब वेपन्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नॉन एलिमेंटल मैजिक स्टोन्स देखकर वो कहता है कि ये लाइम को देगा। रिको पूछती है कि आखिर यूरी है कौन। यूरी जवाब देता है कि जैसा दिख रहा है वो सिर्फ रैंक एफ एडवेंचरर है। रिको कहती है कि मजाक मत कर। यूरी अपने मन में सोचता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी एक आवाज आती है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यूरी ने अकेले गोलम्स को हरा दिया। जैक सामने आता है और कहता है कि यूरी बहुत इरिटेटिंग है। एमसी शॉक हो जाता है। रिको कहती है कि ये लोग उसके दोस्त नहीं लगते। अजावा सोचता है कि ये लोग उसी के पीछे हैं और वो रिको को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए वो लायन से कहता है कि रिको को सेफ जगह ले जाए। लायन बड़ा होकर रिको को बैठाता है और उसे ले जाने लगता है। जाते जाते रिको देखती रहती है। यूरी पूछता है कि जैक उससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। वो कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे जैक उससे नफरत करे। जैक हंसता है और गुस्से में कहता है कि वो कितनी बार यूरी को कुचलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हर बार ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कहता है कि यूरी ने उसके टेरिटरी में कदम रखा है और वो बहुत बुरा इंसान है। अपने कंपेनियंस को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हुए वो कहता है कि वो यूरी को क्रश कर देगा। एमसी आसानी से तीनों को नॉकआउट कर देता है। वो कुछ पल के लिए बेहोश होते
होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की तरह फिर से उठते हैं और यूरी को पकड़ लेते हैं। यूरी डर जाता है क्योंकि उसके दिमाग में तो उसने सबको नॉकआउट कर दिया था। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ओपोनेंट्स एक स्टेटस इफेक्ट के अंडर हैं, जिसे बर्सर्क कहा जाता है। वो देखता है कि ये जैक पर भी असर कर रहा है। अपनी मैजिक चार्ज करते हुए जैक बोलता है कि अब ये एंड है और हवा का एक तेज गस्ट अपने एनिमी की तरफ छोड़ देता है। एमसी सोचता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है और ये अटैक सीधे लग गया तो बुरा होगा। अटैक किसी चीज से टकराता है और स्मोक का एक क्लाउड बन जाता है। जैक मान लेता है कि वो जीत गया है, लेकिन तभी वो देखता है कि अजावा मूव कर चुका है। यहाँ दिखता है कि लड़का विंड मैजिक कॉन्जर कर रहा है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने नई स्पेल्स एक्वायर कर ली हैं। यूरी वही मैजिक अपने ओपोनेंट्स पर छोड़ देता है और एक पावरफुल ब्लो के साथ सबको ऊपर हवा में उड़ा देता है। जैक का पूरा ग्रुप इधर उधर फेंक दिया जाता है। यूरी कहता है कि उसने किसी को मैजिक यूज करते देखकर ही नई स्पेल सीख ली। वो ये कहने ही वाला होता है कि सब खत्म हो गया है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पूछता है कि वो इंसान कौन है। जमीन में बने एक ब्लैक होल से एक बीइंग बाहर निकलता है जो जैक को कंट्रोल कर रहा होता है। वो हैरान होकर कहता है कि ये 01 ने उसकी प्रेजेंस नोटिस कर ली। मास्केड फिगर कहता है कि यूरी ने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया और उससे मिलकर खुशी हुई। यह सुनकर एमसी सस्पिशियस हो जाता है। मास्क्ड मैन खुद को नीरो नाइटमेयर बताता है। अजावा सोचता है कि जब उसने अभी मैजिक यूज की थी तब नीरो ने खुद को वाइंड बैरियर से प्रोटेक्ट कर लिया था और वो काफी स्किल्ड है। नीरो अजावा को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि यह समझ में आता है कि पहले वाले वीक लोग उसे स्क्रैच भी नहीं कर पाए। इसके बाद वो लड़के को दो चॉइसेस देता है, पहला उनके साथ ज्वाइन करना या फिर उसके हाथों मरना। एमसी सोचता है कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन नीरो को देखकर उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील होता है, जैसे वो किसी तरह फेमिलियर हो। उसी वक्त उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जहां लोग वही क्लोथ्स पहने होते हैं जो नीरो ने पहने हैं। अजावा को याद आता है कि सोर्ड सेंट रहते हुए उसने न्यूरोस जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके बहुत सफर किया था। यूरी नाइटमेयर से पूछता है कि क्या वो नंबर्स में से एक है। यह सुनकर वो डर जाता है। नीरो कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई नंबर्स के बारे में नहीं जानता, इसलिए अजावा जरूर उनमें से एक रहा होगा। वो यूरी से कहता है कि अपना हाथ दिखाए, अगर वो उनमें से एक तो उसके हाथ की बैक पर भी नंबर होगा जैसे उसके हाथ पर है। नीरो अपने हाथ की बैक को दिखाता है जहां 928 लिखा होता है। यूरी रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के शरीर पर नंबर्स लिखे होते हैं और जितना छोटा नंबर उतनी ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी। अजावा अपना गॉन्टलेट हटाते हुए सोचता है कि उसका नंबर क्या होगा और क्या वो रीइंकार्नेटेड बॉडी पर भी लिखा होगा। जब वो अपने हाथ की बैक देखता है तो वहां 0 लिखा होता है। नेरो ये देखकर यकीन नहीं कर पाता। मगमार कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि यह नंबर 500 साल पहले परमानेंटली रिटायर कर दिया गया था। आवा भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि 1 स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है, लेकिन 0 का मतलब उसे समझ नहीं आता। नीरो पूछता है कि क्या यूरी ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए फेक नंबर लगाया है। आगे बढ़ते हुए मैगमेयर कहता है कि उसका मजाक उड़ाने की सजा में वो अजावा को मार देगा। अपनी इमेंस स्पीड से मास्क्ड मैन यूरी के चारों तरफ घूमने लगता है। नाइटमेयर पूछता है कि यंग मैन को यह कैसा लग रहा है और क्या वो उसकी स्पीड फॉलो कर पा रहा है। नीरो अटैक करता है लेकिन यूरी आसानी से डॉज कर लेता है। अजुआ कहता है कि यह अब तक का सबसे फास्ट इंसान है जिससे वो मिला है। नीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि यह लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। एमसी एनिमी के वेपन को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि उस पर पॉइजन लगा है, इसलिए वो डिस्टेंस बनाए रखता है। एमसी अपने एनिमी की तरफ फायरबॉल फेंकता है और सोचता है कि उसे उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करनी होंगी। नीरो डिफेंड करते हुए पूछता है कि क्या यूरी को लगता है कि ऐसे अटैक से वो उसे हरा देगा। यूरी जवाब देता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। तभी अजावा स्मोक क्लाउड में छुपी हुई विंड ब्लेड अटैक छोड़ता है। नीरो मुश्किल से बचता है और सोचता है कि उसने गार्ड डाउन कर दिया था। मैगबेयर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह उसकी उम्मीद से ज्यादा फॉर्मिडेबल है। उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके पैर ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं। इमोबिलाइज्ड होकर वो पैनिक करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यूरी उसकी तरफ वाटर वॉर्टेक्स शूट करता है। नीरो लगभग पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। यूरी अपनी सोर्ड को कई स्पेल्स से एन्चांट करने लगता है। नीरो बार्गेन करने की कोशिश करता है और रुकने को कहता है, लेकिन पलक झपकते ही यूरी अपनी सोर्ड से उसे काट देता है। अपने एनिमी को पूरी तरह फ्रोजन देखकर अजावा कहता है कि वो फिर से चेन्ड और ग्लूड नहीं होना चाहता। इस लाइफ से उसने डिसाइड किया है कि वो फ्री रहेगा। वेपन शॉप में वापस ड्वार्फ मूगा चिल्लाता है कि वो सक्सीड हो गया है और ये अब तक का उसका बेस्ट वर्क है। वो काउंटर पर एक सोर्ड रखता है और एमसी उसे थैंक्स कहता है। वेपन स्टैट्स देखकर यूरी सोचता है कि ये कुछ टाइम तक बिना टूटे चलेगी। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। यूरी
यूरी कहता है कि यूगो ने काफी अच्छे मटेरियल्स यूज किए हैं और पूछता है कि क्या वो श्योर है। ड्वार्फ मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरी की वजह से वो फिर से वेपन बना सकता है। यूरी उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स करता है। वहां से निकलते हुए एमसी सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ड्वार्फ ने सिर्फ कोलम हराने पर उसके लिए इतना कुछ किया। यूरी कहता है कि उसे आखिरकार नई सोर्ड मिल गई है और एक नई स्किल भी, मतलब सब रिजॉल्व हो गया है। तभी दो फेमिलियर वॉइसेस यूरी को बुलाती हैं। रिको और आर्नेट उससे बात करना चाहती हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और कंफ्यूज लगती हैं। आर्नेट गुस्से में पूछती है कि क्या यूरी को बड़े प्लैनेटरी स्फीयर्स वाली महिलाएं पसंद है। रिको कहती है कि उनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इन सबको इग्नोर करते हुए प्रोटैगनिस्ट बस वहां से चल देता है और सोचता है कि रैंक एफ एडवेंचरर बनना अब फनी लगने लगा है। गिल्ड में अटेंडेंट पूछती है कि यूरी किस तरह की मिशन चाहता है। यूरी जवाब देता है कि उसे मॉन्स्टर हंटिंग वाली मिशन चाहिए जिसमें रिवॉर्ड बड़ा हो। वो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो लाइम को उसके फेवरेट मैजिक स्टोन्स देना चाहता है। अटेंडेंट कहती है कि उसके लिए एक परफेक्ट जॉब है जो गॉब्लिन हंट है। आवा तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अटेंडेंट बताती है कि एक कंडीशन है, अगर एडवेंचरर रैंक एफ है तो ग्रुप बनाना जरूरी है। यूरी कहता है कि उसने रिक्रूटमेंट बोर्ड देखा है और एक ग्रुप गॉब्लिन मिशन के लिए मेंबर ढूंढ रहा है। पास में खड़ी लड़की लिड किसी को जल्दी करने को कहती है और कागुर गर्ल बोलती है कि गॉब्लिन्स के लिए 3 लोग काफी हैं। यूरी उनकी बात बीच में काटता है और कहता है कि उसने बोर्ड पर रिक्रूटमेंट देखी थी और इसलिए आया है। लिड आदमी को देखकर इरिटेटेड होती है, लेकिन कहती है कि वो यूरी का वेट कर रही थी। उसका इक्विपमेंट देखकर वो सेटिस्फाइड होती है और कहती है कि यूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। लिड यूरी से लाइसेंस दिखाने को कहती है। लाइसेंस देखकर वो एनालाइज करती है। गुस्से में वो लाइसेंस वापस फेंक देती है और यूरी को रैंक एफ ट्रैश कहकर निकल जाने को कहती है। फिर वो अपनी दोनों लड़कियों के साथ चली जाती है और कहती है कि यह टाइम वेस्ट था और वो तीनों मिलकर ही मिशन करेंगी। यूरी सोचता है कि क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो ऑफेंड हो गई और सोचता है कि ग्रुप बनाना सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट है। वो सोचता है कि वो मिशन अकेले करना चाहता है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम है। तभी रिको आती है और पूछती है कि यूरी क्या कर रहा है। पूरी कहानी सुनने के बाद वो कहती है कि वो समझती है और यह सैड है। आला उसे थैंक्स कहता है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो वो मिशन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रिको भी उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट लिट के ग्रुप में शामिल हो गई। रिको बताती है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्दर्न फॉरेस्ट के गॉब्लिन्स ऑलरेडी हंट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें माउंटेन्स के वेस्ट में जाना होगा, जो यहाँ से करीब 2 घंटे की वॉक है। यूरी कहता है कि यह थोड़ा दूर है। रिको कहती है कि अगर देर हुई तो दूसरे एडवेंचरर्स पहले पहुंच सकते हैं और अच्छा होगा अगर कोई उन्हें वहां पहुंचा सके। अजावा कहता है कि उसके पास कोई है जो यह कर सकता है और बोलता है कि वो लाइम पर भरोसा कर रहा है। तभी मॉन्स्टर चमकने लगता है और कॉकेट्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर रिको हैरान रह जाती है। लाइम के ऊपर बैठकर उड़ते हुए रिको सोचती है कि आखिर यह सब क्या था। यूरी कहता है कि वो एक व्हीकल यूज कर रहे थे और ये नॉर्मल है, जिस पर रिको जवाब देती है कि यह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों वेस्ट के हाईलैंड्स में पहुंचते हैं। एसा लाइम को थैंक्स कहता है और रिको पूछती है कि इतनी स्पीड से मूव करने के बाद भी वो इतना काम कैसे रह सकता है। साइड में देखते हुए लेक नजर आती है और रिको कहती है कि व्यू बहुत सुंदर है। यूरी जवाब देता है कि यह जगह काफी पीसफुल है। लड़की लेक के पास जाकर पानी को छूती है और कहती है कि पानी बहुत क्लियर है। दूसरी तरफ एमसी कुछ नोटिस करता है जो रिको की डायरेक्शन में आ रहा होता है। जैसे ही एक एरो लड़की को लगने वाला होता है, यूरी उसे हवा में ही रोक लेता है। रिको माफी मांगती है और यूरी सोचता है कि गॉब्लिन्स एडवेंचरर्स को घेरने और उनके रिलैक्स्ड होने पर अटैक करने की टैक्टिक यूज कर रहे हैं। पेड़ों में मौजूद गॉब्लिन्स को एनालाइज करते हुए यूरी समझ जाता है कि वहां 20 से ज्यादा गॉब्लिन्स हैं और सभी के पास बो और एरोज हैं। कई एरोज यूरी की तरफ आते हैं जिन्हें वो अपनी सोर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। रिको पसीना बहाते हुए सोचती है कि यूरी सच में अमेजिंग है। कुछ गॉब्लिन्स सामने आ जाते हैं और यूरी की तरफ पड़ने लगते हैं। सोर्ड उठाते हुए लड़का कहता है कि वो इसे अब भी खत्म करेगा। तभी रिको उसे रुकने को कहती है। अपनी सोर्ड निकालते हुए रिको पूछती है कि क्या वो अपने हाथों से यह कर सकती है। आखिर वो एक रियल एडवेंचरर है और उसे अपने वॉरियर नाम को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। रिको गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ती है। सोर्ड से वार करते हुए वो कहती है कि वो माइन में जैसे बर्डन बनी थी वैसी अब नहीं बनेगी। वो बहादुरी से लड़ाई जारी रखती है। यह देखकर अजावा सोचता है कि लड़की सच में एक इनक्रेडिबल एडवेंचरर है, लेकिन फिर भी एनिमीज बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेल इन्वोक करते हुए यूरी उससे फ्रंट लाइन पर बने रहने को कहता है। लड़की नीले ऑरा से घिर जाती है और खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगती है। बॉडी हल्की लगने पर रिको गॉब्लिन्स को तेजी से हराने लगती है और उसे खुद यकीन नहीं होता कि
कि वो क्या कर रही है। रिको कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन यूरी बस उससे कहता है कि जमीन पर मौजूद एनिमीज संभाल ले। उसी वक्त वो पेड़ों में बैठे गॉब्लिन्स को देखता है। क्रीचर्स यूरी पर एरोस चलाते हैं और वो कहता है कि ऊपर वालों को वो संभालेगा। सोर्ड के साथ मैजिक यूज करके वो उन्हें दूर फेंक देता है। सारे मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद रिको कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों मिलकर इतने गॉब्लिन्स हरा पाए, लेकिन वो तुरंत पूछती है कि यूरी ने उसके बॉडी के साथ आखिर किया क्या था। लाइम डेड मॉन्स्टर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है और यूरी जवाब देता है कि उसने बस रिको को मैजिक से एनहांस किया था और ये नॉर्मल है। लड़की तुरंत कहती है कि ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसावा को देखते हुए वो कहती है कि यूरी सच में अलग है। तभी अचानक रिको लड़खड़ाने लगती है और गिरने लगती है। यूरी पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिको बताती है कि फाइट के दौरान उसे चोट लगी थी, लेकिन डीप कट नहीं है। एमसी नोटिस करता है कि लड़की पर पॉइजन स्टेटस है। वो समझाता है कि गॉब्लिन्स की वेपन्स पॉइजन से कोटेड थीं। रिको कहती है कि गॉब्लिन्स इतने स्मार्ट होंगे ये कॉमन नहीं है। आला पूछता है कि क्या लाइम पॉइजन सक कर सकता है। मॉन्स्टर रिको की वूंड में कूद जाता है और हीलिंग शुरू कर देता है। इसके साथ ही अजुआ को भी नई स्पेल्स मिलती हैं। रिको कहती है कि अब वो काफी बेहतर फील कर रही है और लाइम को थैंक्स कहती है। अजवा उसे रुकने को कहता है और उसी वक्त न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग मैजिक यूज करता है ताकि रिको का पेन कम हो सके। ये देखकर लड़की और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और पूछती है कि उसने इतनी रेयर मैजिक कहाँ सीखी। यूरी कहता है कि उसे अभी अभी मिली है। ये सुनकर लड़की इरिटेट हो जाती है क्योंकि होली मैजिक सबसे रेयर स्पेल्स में से होती है। टॉपिक बदलते हुए रिको कहती है कि उन्हें गॉब्लिन नेस्ट ढूंढना चाहिए क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस के पीछे जरूर कोई बॉस होगा। रिको कहती है कि गॉब्लिन्स उन्हें आसानी से नेस्ट तक नहीं पहुंचने देंगे। यूरी जवाब देता है कि उसे लोकेशन पता है। वो बताता है कि कुछ गॉब्लिन्स भागे थे और उसने उन पर लाइम का एक हिस्सा छोड़ दिया था। तभी छोटा मॉन्स्टर एरो की तरह बन जाता है और एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। दोनों फॉरेस्ट से गुजरते हुए एक केव के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं। यूरी कहता है कि लाइम के हिसाब से यही जगह है। रिको उसे रुकने को कहती है और बोलती है कि अगर ये गॉब्लिन नेस्ट है तो एनिमीज पहले से ज्यादा होंगे। यूरी को गॉब्लिन लॉर्ड याद आता है जिसके पास बहुत फॉलोअर्स थे और उसे शक होता है कि पिछली बार वाली मैजिक यहाँ काम करेगी या नहीं। अजवाला सोचता है कि क्या पूरी केव उड़ा दी जाए। रिको कहती है कि ऐसा करने पर हंट का प्रूफ नहीं बचेगा। उसी वक्त लिड अपने ग्रुप के साथ आता है और यूरी को गाइडेंस के लिए थैंक्स कहता है और उसे रैंक एफ का पोटैटो डिगर बोलता है। रेड हेड लड़की पूछती है कि क्या यूरी इन लोगों को जानता है। यूरी कहता है कि हनो नहीं। लिड इरिटेट होकर कहता है कि वो सुबह फाउंटेन पर मिले थे। एमसी को याद आता है और वो सोचता है कि किसी के पीछे पीछे आने का फील हुआ था, लेकिन उसने इमेजिन नहीं किया था कि वही लोग होंगे। लिड कहता है कि पोटैटो डिगर के लिए ये बुरा नहीं है और भले ही वो अजावा से हायर रैंक का है, फिर भी वो मानता है कि लड़का अच्छा है। इंटिमिडेटिंग तरीके से वो यूरी को वापस जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि आगे बहुत गॉब्लिन हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। केव में जाते हुए लिड कहता है कि अजावा वापस जाकर वीड्स उखाड़े। रिको समझ जाती है कि यही वो पार्टी है जिसका जिक्र यूरी ने किया था और वो खुश होती है कि उसने इन्हें ज्वाइन नहीं किया। नेस्ट के अंदर जाते हुए रिको कहती है कि जैसा लिड ने कहा था एनिमीज बहुत होंगे, इसलिए कॉशन जरूरी है। लिड के कंपेनियंस आगे बढ़ते रहते हैं और वो जर्क उन्हें कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो यहाँ है। यूरी सोचता है कि वो काफी अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गॉब्लिन नहीं दिखा, जो अजीब है। तभी अचानक मिस्टीरियस फॉग फैल जाती है। एनालाइज करते हुए यूरी कहता है कि ये एनिमी की मैजिक है। रिको कंप्लेन करती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लिड उसे काम रहने को कहता है क्योंकि वो यहाँ है। एम्स रियलाइज करता है कि एनिमीज पहले से ज्यादा हैं और वो विजन ब्लॉक करके सरप्राइज अटैक करना चाहते हैं। यूरी वार्न करता है कि वो आ रहे हैं और कई क्रीचर्स चार्ज करते हैं। दोनों अपनी सोर्ड से अटैक रोकते हैं और कई मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिको कहती है कि संख्या ज्यादा है लेकिन वो सिर्फ गॉब्लिन्स हैं। यूरी समझता है कि उनकी स्ट्रैटेजी नंबर्स पर बेस्ड है और अटैक्स सिंपल लेकिन कोऑर्डिनेटेड हैं। फिर भी उसे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है और वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। लिड कहता है कि जैसा उसने कहा था गॉब्लिन्स इजी हैं। दोनों लड़कियां इंप्रेस्ड होती हैं, तभी एक जायंट ब्लू क्रीचर लिड के सामने आता है। लिड पूछता है कि क्या यह भी गॉब्लिन है और कहता है कि बड़ा होने के बावजूद इसे हराना इजी होगा। वो अटैक करता है लेकिन उसकी सोर्ड बीच से टूट जाती है। इरिटेटेड क्रीचर लिड के बाल पकड़ता है और घुटने से उसके चेहरे पर मारता है। उछलकर गिरते हुए लिड कंप्लेन करता है कि उसका हैंडसम फेस खराब हो गया। डर के मारे लिड मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगता है और अपनी साथ आई दोनों लड़कियों को भी पार कर जाता है। उसी वक्त एक ब्लू गॉब्लिन दोनों लड़कियों को गर्दन से पकड़ लेता है। मॉन्स्टर उन्हें खाने की तैयारी करता है और लड़कियां मदद के लिए चिल्लाती हैं। तेजी से हजावा मॉन्स्टर का सिर फाड़ देता है और मुड़कर पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं। ये देखकर लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। यूरी रिको से कहता है कि वो उन दोनों को संभाले। उसी वक्त
सख्त और एलीट गॉब्लिन्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अजावा कहता है कि पहले वाले गॉब्लिन्स इतने बड़े नहीं थे और ये बर्जर्क मोड से पावर गेन कर चुके हैं। पावरफुल विंड मैजिक यूज करते हुए वो कहता है कि वो इसे जल्दी खत्म करेगा और एनिमीज को उछालकर जमीन पर पटक देता है। तभी एक एलीट गॉब्लिन शामन सामने आता है और कहता है कि यूरी काफी केपेबल है। टॉकिंग मॉन्स्टर को देखकर यूरी अस्यूम करता है कि यही बॉस है। शमन कहता है कि लड़का इनोसेंट गॉब्लिन्स को मारकर बहुत क्रूअल साबित हुआ है। उसी वक्त वो कहता है कि उसके भाइयों को बदला लेने की बहुत जल्दी होगी और मरे हुए मॉन्स्टर्स के बॉडीज के चारों तरफ डार्क मैजिक घूमने लगती है। पर्पल मैजिक यूरी को घेर लेती है और उसे पैरालाइज कर देती है। शामन कहता है कि ये गॉब्लिन्स बस उसकी डार्क मैजिक के लिए सैक्रिफाइसेस थे। यूरी को एहसास होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है और उसकी मैजिकल पावर भी ड्रेन हो रही है, जो बुरा है क्योंकि उसकी विजन धुंधली होने लगती है। रिको भी उस मैजिक से प्रभावित हो जाती है। गॉब्लिन शामन हंसने लगता है और कहता है कि सब कुछ यहीं खत्म होगा। तभी यूरी आखिरकार उस कर्स्ड मैजिक को एक्वायर कर लेता है और आसानी से उसे अपने बॉडी से हटा देता है। ये देखकर गॉब्लिन डर जाता है। एमसी उसी डार्क मैजिक को एलीट गॉब्लिन पर कॉन्जर करना शुरू करता है। वार करते हुए यूरी कहता है कि जो मैजिक उस पर यूज की गई थी वही अब शामन पर लौटेगी। उसी पल उन सभी गॉब्लिन्स की स्पिरिट्स जिन्हें शामन ने यूज किया था उस पर टूट पड़ती हैं। डार्क मैजिक उसे हिट करती है। मॉन्स्टर पिघलने लगता है और आखिरकार सिर्फ स्केलेटन रह जाता है। यह देखकर यूरी कहता है कि शामन वही था जिससे गॉब्लिन्स सबसे ज्यादा नफरत करते थे।